गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक वर्मा। कंपनी अकाउंटिंग के अंदर मैंने अब तक आपको एक तरह से बेसिक चीज़ें मैंने सब चीज़ें पढ़ा दी है। जैसे अगर कहा जाए कि शेयर क्या होते हैं, डिबेंचर्स शेयर क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इनके क्या क्या करने के लिए थ्योरेटी इश्यू करने के लिए थ्योरेटिकल टर्म्स कैसे होते हैं, एड पर इश्यू कैसे होता है, प्रीमियम पर इश्यू कैसे होता है, ऐसे फिर सारी कॉल्स इन ईयर कॉल्स इन एडवांस जितने भी टर्म थे। उसके बाद मैंने एक फॉरफिटेड शेयर्स वाला बताया था। फॉरफिटेड शेयर्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके कई बार छोटे क्वेश्चन भी 4-4 नंबर के क्वेश्चन भी बन जाते हैं अपने। बड़ा क्वेश्चन तो आते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो तो आते ही कंपनी इशू के, लेकिन कई बार शेयर फॉरफिचर्स के 2 नंबर 4 नंबर बनते हैं। तो ये कई बार पास होने के लिए छोटे छोटे नंबरों के साथ बड़े बड़े परीक्षा के साथ छोटे नंबरों से भी जरूरत है। आप देखना छोटे छोटे का पार्ट 60% से ऊपर चल जाएगा। तो जब मैंने फॉरफिचर शेयर पढ़ाया तो उसके लिए जब जो भी टर्म पढ़ाई तो मैंने हमेशा एक वीडियो के बाद एक दिन का गैप मैंने इसलिए दिया कि आप अच्छे से तैयारी कर सके। कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लिए कम्युनिकेट करना या आगे कैसे भी डिस्कस करना या उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना आप समझ सके उसके लिए, तो वो आपके प्रैक्टिस टाइम था। इसीलिए एक बार जब शेयर फॉर फ्यूचर की मैंने सारी चीज़ बता दी है आपको कि किस तरह से फॉर फ्यूचर पे एंट्री करते हैं, प्रीमियम पे होता है तो किस तरह से करते हैं, और एड पर होता है तो कैसे करते हैं, प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड हो गया तो क्या करते हैं, प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ हो तो क्या करते हैं, फिर रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर को कैसे करते हैं, दोनों स्थिति के अंदर कैसे होगा, और फिर रीइश्यू ऑफ फॉरफिचर शेयर के अंदर भी मैंने जो पैसा बचता है उसे जनरल जब ट्रांसफर करना। मतलब एक तरह से थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल टर्म पूरा हो गया था। एक कंबाइंड वीडियो बहुत जरूरी है, भले इसके 2 पार्ट हो 3 पार्ट हो कितने भी हो, ताकि फॉरफिचर शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। कहना पूर्ण से अंश की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, बस वही वाली बात है कि मतलब पहले हम टुकड़ों पे आए, टुकड़ों से एक साथ है तो कंसोलिडेटेड वीडियो है। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। फॉरफिचर ऑफ शेयर, देखिए व्हाट इज द मीन ऑफ द फॉरफिचर शेयर्स। फॉरफिचर शेयर्स द प्रोसेस ऑफ द कंपनीज फॉरफिटेड ऑफ देयर शेयर्स ड्यू टू फेल पेमेंट ऑफ एनी कॉस्ट बाय होल्डर ऑफ शेयर्स। तो शेयर फॉरफिचर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर कंपनी क्या करती है, अपने शेयरों को जब्त कर लेती है। किस कारण से? कि उनके धारकों ने उसके ऊपर मांगी गई राशि कोई नहीं दी होगी। इसकी एक प्रोसेस होती है, वो सारा प्रोसेस पूरा करके ही कंपनी कर सकती है, जैसे 14 दिन का नोटिस देना मिनिमम, या सारी चीज़ें हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि कंपनी के इंटरनल एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स में, जैसे कंपनी जब स्थापना में मैंने बताया था तो 2 चीज़ें होती है, मेमोरेंडम एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल। हालांकि वीडियो के चक्कर में नहीं, जब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा तब मैंने बताया था कंपनी के बारे में जब बात आई थी, तो कंपनी कैसे होता है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपने 12th में बिजनेस स्टडी में पढ़े थे, 11th-12th में, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, उसके कितने क्लोज होते हैं, एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स क्या होता है। तो कंपनी के अंतर नियम होते हैं। एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी के ऑल ओवर रूल्स और इंटरनल रूल्स। जैसे मान लो अगर मैं कह दूँ कि एक खेल के मैदान की संज्ञा दी जाए, खेल के मैदान की बात, तो खेल के मैदान तो हो गया पूरा क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब उसके बीच में क्या खेल खेला जाएगा, वो होगा अपने पास एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स। तो दोनों चीज़ों की स्थिति में वो अल्ट्रावायलेट केस नहीं आएगी, जो उसके अलाउड करते हैं उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो फॉरफिचर शेयर को भी आपको कंपनी के इंटरनल जो रूल्स, मतलब एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स अलाउड करने चाहिए, अदरवाइज नहीं कर सकती है। तो शेयर फॉरफिचर करने के लिए क्या हुआ, 3 बात इसके बने। शेयर फॉरफिचर कब होगा, जब पहली चीज शेयर इंस्टॉलमेंट पे इश्यू होंगे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे नहीं होगा तो कॉल्समैन का अरियर का बात हुई थी। दूसरा कहता है कि कंपनी कॉल ड्यू कर चुकी है, तीसरा और वो कॉल रिसीव नहीं हुई है, तो ये स्थिति होगी। अब शेयर फॉरफिचर में एंट्री क्या होती है, तो एंट्री में डिस्कस नहीं करेंगे, अपन प्रैक्टिकल पढ़ चुके हैं उसे। अब इसमें क्या क्या स्थिति आ सकती है कि शेयर इश्यू किए गए थे एड पर और एक शेयर इश्यू किए थे प्रीमियम पर। अब प्रीमियम के अंदर भी 2 स्थिति आएगी कि एक शेयर इश्यू किए गए थे प्रीमियम पर, तो अपने को प्रीमियम का पैसा मिल गया था, और दूसरा क्या होता है, प्रीमियम पर इश्यू किया था लेकिन प्रीमियम का पैसा नहीं मिला था। मतलब नंबर 1 शेयर इश्यूड एट पर, नंबर 2 शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। प्रीमियम पर भी 2 हो गया, फैन सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड, और सेकंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव्ड। उस पर भी एंट्री अपने पास हो चुकी थी। अब कंडीशन ऑफ फॉरफिचर शेयर्स ये हो चुका था सारी चीजें। तो एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देख लिया था अपन ने, एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे जितना पैसा मांगा जा चुका है, टू शेयर फॉरफिटेड जितना पैसा कैपिटल का रिप्रेजेंट करने वाला प्राप्त हो गया है, टू कॉल्स इन अरियर, स्पेसिफिक नाम है तो हम नाम लिखेंगे, क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, जितना पैसा बाकी था। सही बात सिक्योरिटीज प्रीमियम की अगर एड पर है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का रोल ही नहीं है, सेक्यूर और एड पर नहीं है, एड प्रीमियम पर इश्यू किया होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी हम देखेंगे। अगर प्राप्त हो गई कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं करना, कहीं कुछ नहीं लिखना। प्राप्त नहीं हुई तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। इस तरह के इलस्ट्रेशन अपन ने देख लेते। उसके बाद था ये सारी चीज़ें हो गई थी, प्रीमियम ऑफ वन सीट्स वगैरह 6 एग्जाम्पल ये अपन अच्छे से ले चुके हैं। इसके बाद देखिए आप
डिस्काउंट वाला आपके पास कोर्स में नहीं था, ये दोबारा मैं आपको फिर बताता हूँ। रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर ये भी एक कंपनी है। द प्रोसेस ऑफ द रीइश्यू ऑफ शेयर्स मीन्स रीइश्यू ऑफ शेयर्स बाय कंपनी होल्ड बाय कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स, मतलब कंपनी जो फॉरफिटेड शेयर्स रखे थे उनको कंपनी ने होल्ड कर रखा, उनको बेचेगी, उन्होंने खुद ने रख रखे। तो ये क्यों करती है मैं बता दूं, इसका तो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी कभी भी री इश्यू करेगी या नहीं करेगी ये कंपनी का खुद का पर्सनल ले, पर कंपनी री इश्यू कर देती है। ऐसा क्यों करती है? एक तो कंपनी को पैसे की जरूरत थी इसलिए कंपनी ने शेयर इश्यू किए थे, अब कॉल से एरर आ गई इसलिए हमने शेयर जब्त कर लिए। अब शेयर जब्त करने पे जो पैसा हमें पहले आ चुका था कैपिटल का रिप्रेजेंट, वो हमारा प्रॉफिट हो गया एक तरह से, पर अभी तक प्रॉफिट नहीं हुआ है जब तक री इश्यू नहीं किया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शेयर को फॉरफिटेड कर, बहुत पॉइंट टू बी नोटेड, गोल्डन वर्ड्स बोल रहा हूँ, शेयर फॉरफिटेड करने के बाद भी उसके होल्डर को यह राइट होता है कि वो अपनी जो पैसा बकाया था वो जमा करा के अपने शेयर वापस ले ले। लेकिन कंपनी जब जानती है कि सारा प्रोसेस हो गया, उन्होंने इसके शेयर फॉरफिटेड भी कर लिए, तो उसको तुरंत री इश्यू करने की कोशिश करती है, ताकि, क्योंकि जैसे ही कंपनी ने री इश्यू किया उसके पुराने होल्डर का बिल्कुल राइट खत्म हो गया कि अब वो पैसा जमा करा के शेयर वापस नहीं ले सकता। और कंपनी जैसे री इश्यू करेगी तो डेफिनेटली जो शेयर फॉरफिटेड अमाउंट है वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा, अगर एड पर या एड प्रीमियम पे करता है, और थोड़ा डिस्काउंट दे भी देगी तो उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट बचा रहेगा। तीसरा, जो हमारे को कॉल से कह रहे हैं जो पैसा नहीं मिला था वो भी हमारे पास मिल जाएगा। तो कंपनी तुरंत री इश्यू करने की कोशिश करती है, इसके लिए कोई प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं है, सीधा पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सेक्रेटरी प्रीमियम जैसी भी स्थिति है। डिस्काउंट वाला केस आता है तो शेयर फॉरफिटेड डेबिट कर देते हैं। अब बात आती है क्या सेक्रेटरीज प्रीमियम शेयर फॉरफिटेड में जो प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी ड्यू टू शेयर फॉरफिटेड, तो वास्तव में कंपनी का मेन वर्क तो है नहीं, क्योंकि ये तो कंपनी का प्रोसेस भाई, एक तो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बिजनेस ऑपरेट करने से होता है। हम बिजनेस कोई भी माल बेचने के लिए या किसी भी तरह की डीलिंग करने के लिए, एजेंसी वर्क करने के लिए या किसी भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, हमने कंपनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क के लिए जो हमारा ऑपरेटिंग वर्क है हमने एस्टेब्लिश किया। तो हमारा काम ये तो नहीं कि हम शेयर इशू करेंगे और पैसा नहीं आएगा जब्त कर लेंगे, ये हमारा काम नहीं है। ये तो एक कैपिटल अर्न रिक्वायर्ड की, मतलब एक तरह से फंडिंग कर, जो हमारे पास रिक्वायर्ड था कैपिटल पैसा, जो हमारे पास पैसा लेने के रिक्वायर फंडिंग जो करनी थी कंपनी को, जो बोरिंग्स लेनी थी, बोरिंग्स का मतलब जो कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए हमारे पास था, तो हमने ऑनर्स प्रॉपर्टी, ऑनर्स फंड्स के जरिए एक पैसा जुटाने का एक तरीका था। तो अब ये नहीं आया, नहीं आने के कारण हमारे बीच में स्थिति ऐसी होगी कि हमें जब्त करना पड़ रहा, इस कारण से प्रॉफिट हो गया। तो ये एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, ये कौन सा है? कैपिटल प्रॉफिट है। तो जो भी कैपिटल प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। इस कारण से रीइश्यू करने के बाद भी कंसर्न शेयर में जो रीइश्यू किए सारे शेयर कर दिए सब, तो पूरा कैप शेयर फॉरफिटेड, और अगर उससे कुछ प्रोपोर्शन पार्ट या उसका कोई पार्ट किया है तो जितने पार्ट का फॉरफिटेड शेयर था वो उसमें जितना बैलेंस पड़ा है वो हमारा प्रॉफिट हो गया। ऐसा प्रॉफिट हमारा लिए कैपिटल प्रॉफिट है, और उसको हम ट्रांसफर कर देंगे जनरल कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री रहेगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व्स। तो यहाँ तक मैंने देखा था, तो आपको बताया था, तो ये चीज़ें अपने पास सारी चीज़ें हो गई थी। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इसको समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसका एक कंसोलिडेटेड वीडियो देना उचित समझा। इसको अच्छे से समझना, थ्योरी अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिकल अच्छे से पढ़ना। कोई प्रॉब्लम आए जब कॉलेज खुलेंगे जब अपन और देखेंगे, और वैसे भी आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, एक गलती आती कोई बात नहीं, आने दो गलती, एग्जाम्पल करो, मैं कहता हूँ पहले एग्जाम्पल करो। एग्जाम्पल करोगे आप, पहले एग्जाम्पल मत देखो, एक एक एंट्री नहीं देखनी। एग्जाम्पल क्यों करने होते हैं? क्योंकि एग्जाम्पल से एग्जाम में भी ज़्यादातर एग्जाम्पल ही आते हैं, और कोई नया क्वेश्चन आता है तो नई बुक्स के अंदर वही एग्जाम वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल बन के आता है। तो एग्जाम्पल करने से दो फायदे, एक तो हमारे को आंसर के लिए तुरंत अवेलेबल है। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम्पल सोल्व किया, पीछे हाँ देखा शेयर का बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 लाख आ रहा है ना, एक एक चेक नहीं करना, पूरा क्वेश्चन कर दो, गलत हो रहा होने तो चेक नहीं करना, पूरा गलत हो जाने दो अगर होता है तो। क्यों? क्योंकि उसका रीजन अगर एक गलती कहीं होगी तो उसका इफेक्ट दूसरी जगह आएगा, अगर आपने तुरंत वहाँ सही कर दो उसका इफेक्ट आप पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए आपको पूरा सोल्व करना है, गलती होती होने दो, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद अब आप चेक कीजिए, फिर आप देखोगे कि कहीं मैंने कोई गलती की थी उसका इफेक्ट दूसरे में पड़ गया। जैसे मान लो सपोज करो आपने अलॉटमेंट के अमाउंट रिसीव्ड के अंदर जब अलॉटमेंट की कॉल से निकाल रहे थे, अलॉटमेंट में जो पैसा रिसीव्ड नहीं हुआ था
तो उसकी कैलकुलेशन आपने गलत कर दी, इसका मतलब कॉस्ट नियर गलत हो गया, तो फॉरफिटेड का भी गलत हो गया मामला। फॉरफिटेड गलत हो गया तो शेयर फॉरफिटेड के कारण जो प्रॉफिट होगा जब जब ट्रांसफर होगा तो वो भी गलत होगा। तो आपको ये मालूम चलेगा कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है। प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी अकाउंट्स की जान है। हर वीडियो में बार बार एक ही बात कहता हूँ मैं, थ्योरी बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो केवल एक पुरानी चीज़ को अच्छे से पकड़ने के लिए था, प्रैक्टिस करनी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।